नमस्कार। इन्फोटेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। सिस्टमैटिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत हम लोग एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं, जब कोई नया ऑर्गेनिज्म हम लोगों को धरती पे मिलता है इस प्लानेट पे, तो उसके बारे में सबसे पहले उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी अध्ययन करना। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, या यूँ कहें कि आगे जब आप लोगों से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाए, तो आप उसके बारे में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे प्रकाश डालेंगे विशेष रूप से, जिसमें सबसे पहला उसका हैबिटेट्स आता है। हैबिटेट्स, आवास, घर। कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले उसके घर के बारे में आप बताएंगे, उसका हैबिटेट्स कहाँ है, इनहैबिटेट्स उसका कहाँ है, किस जगह पे वो रहता है। हैबिटेट्स के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म दो जगह पे रह सकते हैं। या तो वो धरती पे रहेंगे, जिसको कि टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, या पानी में रहेंगे, जिसको एक्वेटिक कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कई तरह के हो सकते हैं। धरती पे तो कहीं पे भी वो पाए जा सकते हैं। जो ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं उनको पोलर कहा जाता है। जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको माउंटेनियर कहा जाता है। जो मरुस्थल में रहते हैं उनको डेजर्ट कहा जाता है। जो मैदानों में रहते हैं उनको प्लेनियर कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जहां कहीं भी, अगर जो जंगल में रहे उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, जो पालतू हैं उनको पेट एनिमल्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल है, उनको, जो जमीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, वो यहाँ पे रह सकते हैं। उसी प्रकार से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। जो साल्ट वाटर, खारे समुद्र के जल में रहते हैं उनको मैरीन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना। ये कहीं पे भी रह सकते हैं, मैरीन में रह सकते हैं, ओशियन में रह सकते हैं। कहने का मतलब है कहाँ रहेंगे, तो सॉल्ट वाटर में, नमकीन पानी में। उसी तरह से जो स्वच्छ जल में रहते हैं उनको फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फ्रेश वाटर कहने का मतलब कहाँ रहेंगे, कहीं भी रह सकते हैं। लेक में रह सकते हैं, रिवर में रह सकते हैं, पॉन्ड में रह सकते हैं, नहीं कुएं में रह सकते हैं। जहां कहीं भी उनको फ्रेश वाटर मिलेगा वह रह सकते हैं। तो आवास के हिसाब से, घर के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म दो तरह से हो सकता है। एक टेरेस्ट्रियल हो सकता है और एक एक्वेटिक हो सकता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह पे रहते हैं उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियस इन नेचर। एम्फीबियंस जो लैंड पे भी रहता है उसी तरह से, एज वेल एज वाटर, उसी तरह से वो पानी में भी रहता है। जो दोनों जगह पे रहता है उसको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो इनहैबिट्स के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, या फिर एम्फीबियस इन नेचर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बिंदु है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स, उसका आकार प्रकार। स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म दो तरह से हो सकता है। एक बाहरी, जो बाहर से दिखता है, जिसको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरा एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का शेप दिख सकता है,
साइज दिख सकता है, उसका कलर दिख सकता है। कहने का मतलब है कि शेप, साइज और कलर के हिसाब से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख करके बता सकते हैं कि उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। उसी तरह से मॉर्फोलॉजी का मतलब भी होता है बाहरी संरचना, और एनाटॉमी का मतलब होता है भीतरी संरचना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के भीतरी संरचना, उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर का, उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उसी एक और चीज है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग सिमेट्री बता सकते हैं कि उसका बॉडी कितने डिवीजन में डिवाइड हो सकता है। सिमेट्री दो तरह का होता है, एक रेडियल और दूसरा बाइलेटरल, जिसका शरीर इक्वली 4 भाग में डिवाइड हो सकता है, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। उसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जो सर्कुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका बॉडी इक्वली मोर देन 2 हाफ्स, 2 से अधिक जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जबकि किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म जिसका किसी भी पैटर्न से हम लोग बॉडी डिवाइड करें, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर को अगर बीच से काटें तो इक्वली सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री है। भीतरी संरचना, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में उसके सेल के बारे में, सेलुलर लेवल सेल्स, उसके टिश्यू, उसके ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, टिश्यू कैसा है, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, कौन सा टिश्यू का स्ट्रक्चर, कहाँ का टिश्यू किस तरह का है, स्ट्रेटिफाइड से लेकर के हर तरह के टिश्यूज के बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लेवल होता है, जो उस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके शरीर का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम लोगों के शरीर में सो मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। हम लोग एक हायर ऑर्गेनिज्म है, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं और यह सारे ऑर्गन सिस्टम कई तरह के ऑर्गन से मिलकर के बने हुए हैं। तो हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फाइलम पोरीफेरा, उसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पाया जाता है, ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। सेलुलर लेवल तक ही है। ड्यूप्लोब्लास्टिक, उसके शरीर 2 ही लेवल का होता है। हम लोगों का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसके सेल्स, उसके टिश्यूज, उसके ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, उसका लंग्स कैसा है, उसका हार्ट कैसा है, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में रेड ब्लड कर्पसल्स है नहीं है, WBC में कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो एक्टोथर्मल है, इंडोथर्मल है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। तो इन सब चीजों के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हैबिट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन लेने का तरीका, भोजन लेने का प्रकार। कोई भी ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। एक या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, जिसको स्वपोषी भी कहा जाता है,
या फिर परपोषी हो सकता है, जिसको हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक वाले 3 तरह के होते हैं, जो प्रकाश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉफिक कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉफिक। जो रसायन के ऊपर रहते हैं उनको केमोट्रॉफिक या केमोसिंथेटिक कहा जाता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नमक के ऊपर रहते हैं, उसको मोनोजोइक कहते हैं, लवण संश्लेषी। इसको प्रकाश संश्लेषी कहेंगे, इसको रसायन संश्लेषी कहेंगे। हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। एक परजीवी, पैरासाइट्स, पैरासिटिक। दूसरा मृतजीवी, सेप्रोबिक या सेप्रोफाइटिक। और तीसरा ग्रासी, जो काट काट के खाते हैं, काट काट के जो खाते हैं उनको ग्रासी कहा जाता है। होलोजोइक। ये 3 तरह के होते हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, सर्वाहारी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में बांटा जा सकता है। ऑटोट्रॉफिक फोटोट्रॉफिक हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी, केमोसिंथेटिक हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी, होलोजोइक हो सकते हैं, लवण संश्लेषी जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो नमक के ऊपर अपने आप को, ये प्राचीन बैक्टीरिया थे जो नमक के ऊपर अपने आप को सरवाइव कर गए, उनको मोनोजोइक कहा जाता है। उसी प्रकार से परपोषी हेट्रोट्रॉफिक जो पैरासाइट्स हैं, जो दूसरे से भोजन चुरा करके, है ना, ग्रहण करते हैं, उसको परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट्स। मृतजीवी ये डिकम्पोजर्स हैं, ये मरे हुए को खाते हैं, सेप्रोबिक। तीसरा होलोजोइक, ग्रासी, जो काट करके खाते हैं, है ना, उसको हार्बीवोरस शाकाहारी, जो साग घास वास खाते हैं उसको शाकाहारी हार्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस मांसाहारी जो फ्लेश खाते हैं, और ओमनीवोरस सर्वाहारी जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आता है। नेक्स्ट स्टडी का जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके हैबिटेट्स, उसका आवास, उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके अलावा उसका रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रजनन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फिजन के द्वारा किया जा सकता है, जिसको विखंडन कहते हैं, जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के द्वारा हो सकता है। फिजन को विखंडन भी कहते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन,
फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव, ये सारे के सारे जो वेराइटीज हैं वो रिप्रोडक्शन के हैं एसेक्सुअली, अलैंगिक। हिंदी में इसको अलैंगिक कहा जाता है। मतलब सिंगल पेरेंट्स कैन बॉर्न न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट्स जब एक से दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इससे जब डॉटर सेल्स नए संतान की जन्म होता है तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जब दोनों के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर एंड बॉर्न न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो तरह का से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेथड तो वही है, लेकिन एक ओविपेरस और दूसरा विविपेरस। इसको अंडज कहा जाता है, अंडे के द्वारा होते हैं, इसको अंडज कहते हैं। और दूसरा जीवज या जंगम, जिसका जन्म होता है उसको जीवज, या डायरेक्ट जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको जीवज, जंगम, है ना, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अंडज, जीवज, ओविपेरस, विविपेरस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रजनन दो माध्यम से कर सकते हैं, एसेक्सुअली या सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक ही पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स कैन बॉर्न न्यू ऑफस्प्रिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल, टू टाइप्स ऑफ पेरेंट, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स फ्यूज टुगेदर एंड बॉर्न न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टडी हम लोगों ने अभी जो पॉइंट कवर किया वो है स्टडी, जो सिस्टमैटिक्स, प्रक्रियाबद्ध तरीके से जो हम लोग अध्ययन करते हैं एक योजनाबद्ध तरीके से, उसमें सबसे पहला जो काम है वो हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, उसके बारे में अध्ययन किया, अध्ययन में क्या किया तो उसका घर कहाँ है, उसका आवास, इनहेबिटेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकार प्रकार, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन कैसे करता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। जब इतना हम लोग कर लेते हैं तब उसके बाद उसका नामकरण करते हैं। नामकरण इसका मतलब नोमेनक्लेचर। नामकरण करना, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।